प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के तहत यूनिट थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर का है, अंशों का मूल्यांकन। इसके पहले मैं हमारे जो इंचार्ज जो हैं क्लासरूम्स के, उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अगर बच्चे बाहर घूम रहे तो उन्हें तत्काल कक्षाओं में बैठाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज उपस्थिति कम नजर आ रही है। अगर छात्र बाहर हों तो उन्हें कृपया कक्ष के अंदर प्रवेश दें। इसके बाद देखिए, कल हमने पिछले 2 सत्रों में हमने चर्चा की थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। ये वो टॉपिक है, ये वो चैप्टर है। इसको पढ़ने के पहले अगर आपने पिछला जो हमारा टॉपिक था ख्याति का मूल्यांकन, यदि उस टॉपिक को अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से इस टॉपिक को आपको समझने में निश्चित रूप से समस्या होगी। तो आप पहले अगर जो कुछ हमने 4 जो मेथड थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, उनको अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस विषय को पढ़ने में, इस टॉपिक को पढ़ने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए, हमने पिछले दिनों देखा था कि ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है। तो आपने देखा होगा जब कोई बिजनेस खरीदा जाता है, जब कोई बिजनेस बेचा जाता है, या जब कोई पार्टनर्स इनकमिंग या बाहर जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, या पार्टनरशिप समाप्त करने की बात आती है, उसे फर्म को बेचने की बात आती है, तो उन सारी परिस्थितियों में हमें ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। अब हम देखेंगे कि हमें अंशों का मूल्यांकन क्यों करना होता है। तो आप देखेंगे स्लाइड अगर आप देख रहे हो कि अंशों के मूल्यांकन से आशय इस प्रकार के मूल्यांकन से जिस पर कि उसका क्रय, विक्रय या हस्तांतरण किया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, यदि मुझे अंश को खरीदना है या बेचना है या किसी और को ट्रांसफर करना है तो निश्चित रूप से अंशों का मूल्यांकन करना होगा। अब अंशों के मूल्यांकन करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? तो निश्चित रूप से एक उद्देश्य तो हमारा ये है कि अंशधारी जो हमारे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो भी कई बार ये चाहते हैं कि मैंने जिस कंपनी में शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस कंपनी के अंशों की आज कीमत क्या है, इसके जानने में उसका इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिनका कंपनी में कोई न कोई अपना हित हो, वे व्यक्ति भी चाह सकते हैं कि जिस कंपनी में हमने कोई प्रॉपर्टी बेची या किसी को हमने उधार दिया है, किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को, किसी फर्म कंपनी को, तो उस कंपनी में अंशों की स्थिति क्या है, अंशों का मूल्यांकन किस स्तर पर है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि अंश का मूल्यांकन क्यों किया जाता है। डेफिनेटली अंश का मूल्यांकन आपने पढ़ा होगा, आप आगे पढ़ेंगे जब एक चैप्टर है आपका AS 14 जिसको बोलते हैं कंपनी का मर्जर। जब कंपनी का मर्जर होता है उस समय भी अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर अपना होल्ड करना चाहती है, नियंत्रण करना चाहती है, उस परिस्थिति में अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बेचना चाह रही हो, पर एक निजी कंपनी है, वो किसी दूसरी कंपनी को सारी अपनी चीजें, संपत्तियां बेचना चाहती हो, उस परिस्थिति में भी आपका अंशों का मूल्यांकन हो सकता है। तो ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिसमें हमें अंशों का मूल्यांकन करना होता है। अब कई बार आप समाचार पत्रिका में पढ़ते होंगे कि जो अंश किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन किसी स्टॉक एक्सचेंज पर है, जो कोटेड जिसको हम शेयर बोलते हैं, उन अंशों की कीमत तो क्या होता है कि हम आए दिन समाचार पत्रिकाओं में, या अगर आप बिजनेस का पेज पढ़ते हो तो आपको पढ़ने को मिलता होगा कि अमुक कंपनी के शेयर की ये कीमत है। तो ऐसे शेयर जो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से लिस्टेड हैं, उनकी कीमत तो स्टॉक एक्सचेंज पे दी ही होती है, परंतु वे अंश जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर कोटेड नहीं होते हैं, लिस्टेड नहीं होते हैं, उन अंशों का मूल्यांकन निश्चित रूप से हमें करना होता है। और केवल यही नहीं, कई बार होता क्या है कि बाजार में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं जिसकी वजह से जो आपके कोटेड अंश हैं उनके मूल्यों में बहुत अधिक फ्लक्चुएशंस आते हैं, उच्चावचंस आते हैं। तो उस परिस्थिति में भी क्या हो सकता है कि ऐसी कंपनी अपने अंशों का मूल्यांकन करती है। तो अंशों का मूल्यांकन कई उद्देश्यों से होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अंशों का मूल्यांकन किन किन विधियों से होता है। तो आप देखिए, संक्षेप में आप इन चीजों को नोट भी करें कि किस किस तरीके से अंशों का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि लास्ट में जब आपका ये टॉपिक हमारा पूरा होगा, हालांकि ये टॉपिक हमारा 2 पार्ट में पूरा होगा, आज हम फर्स्ट पार्ट की चर्चा कर रहे हैं, आगे आने वाले समय हम सेकंड पार्ट की भी चर्चा करेंगे, पर मेरे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, इसलिए आप इन चीजों को नोट जरूर करें कि किस प्रकार से हमें अंशों का मूल्यांकन हम करेंगे और वो कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, कुल मिला के 3 विधियां हैं जिसके माध्यम से हम अंशों का मूल्यांकन करते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका नेट असेट्स मेथड, शुद्ध संपत्ति विधि,
नेक्स्ट आपका है इनकम वैल्यूएशन मेथड, जिसके दो पार्ट हैं। इसमें हम दो तरीके से अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं, या तो हम डिविडेंड की रेट के बेस पे कर सकते हैं, या हम अर्निंग जो रेट्स है उसके आधार पर भी अंश का मूल्यांकन कर सकते हैं। और तीसरा जो मेथड है आपका है वो आपका फेयर वैल्यूएशन मेथड है। ये तीन तरीकों से हम अंश का मूल्यांकन पूरा करेंगे। अब मैंने पिछले दिन भी, कल भी आपसे चर्चा की थी, जो विद्यार्थियों ने कल अगर अटेंड किया हो सेशन, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अनेक बार क्या होता है कि कोई भी कंपनी अपने अंशों का मूल्यांकन करने के पहले ख्याति का मूल्यांकन करती है कि एक्चुअल में जो उसकी गुडविल है उसकी उस तारीख का मूल्यांकन क्या है जिस तारीख को वो अंशों का मूल्यांकन करना चाहती है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें अंशों का मूल्यांकन करने के पहले ख्याति का मूल्यांकन भी करना पड़ सकता है। अब आज जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो आपका फर्स्ट मेथड की चर्चा हम आज विशेष रूप से करेंगे, नेट असेट्स मेथड में। और मैं आपको आज जो प्रॉब्लम बताने वाला हूं उस प्रॉब्लम में भी मैंने उन चीजों को इंक्लूड किया है कि करना तो हमें अंशों का मूल्यांकन है, किंतु कंपनी ने तय किया है कि अंशों का मूल्यांकन करने के पहले ख्याति का मूल्यांकन भी किया जाए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो कुछ हमने पिछले दिनों में ख्याति के मूल्यांकन में पढ़ा है उसका रिवीजन भी आज हमारे इस अंशों के मूल्यांकन के टॉपिक में आपको करना है। तो ये कुल मिला के आपने विधियां नोट कर ली होगी। इन तीन विधियों के माध्यम से हमें अंशों का मूल्यांकन करना होता है। और विद्यार्थियों एक चीज और ध्यान रखें, कई विश्वविद्यालयों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से भी आपका एक प्रश्न इसमें से बन सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी विधि वो है जो अंशों के मूल्यांकन की। अब हो सकता है इसमें एक विधि आपको अंशों के मूल्यांकन की दी हो और बाकी दो विधियां दे रखी हो आपको ख्याति के मूल्यांकन की, और लास्ट में लिख रखा हो इनमें से कोई नहीं। तो हम इन चीजों को पढ़ें, समझें, नोट करें, क्योंकि इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं। तो आप ध्यान रखें कि ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इस प्रकार का आपके लिए पूछा जा सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। अब फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो नेट असेट्स मेथड है वो है क्या। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ बता रहा हूँ कि हम कैसे मूल्यांकन करेंगे। पर अगर आप इसका नाम यदि ये समझ लें कि ये वो मेथड है जिस मेथड में संपत्तियों का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। आगे आप देखिए स्क्रीन पे, शुद्ध संपत्ति विधि है क्या। देखिए, शुद्ध संपत्ति विधि को संपत्ति मूल्यांकन विधि भी कहा जाता है, क्योंकि ये असेट्स के बेस पे इसका मूल्यांकन होगा। और इस विधि के अंतर्गत अंशों के मूल्यांकन करने के हमारे दो तरीके हैं। हम दो तरीकों से इस मेथड के माध्यम से अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका क्या है। पहला तरीका है हम संपत्तियों और दायित्वों के आधार पर किस प्रकार से अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और फर्स्ट मेथड में अगर आप जो भी जिस भी पुस्तक से आप पढ़ रहे हो अपने कॉलेज में, आपको हमारे साथी जिस भी पुस्तक से पढ़ा रहे हो, आप देखे होंगे 90% अगर कोई प्रश्न अगर आपका पहले मेथड से भी पूछा गया होगा तो वो आपको इसी मेथड से हल करने की बात कही गई होगी। क्योंकि इस मेथड में अगर बैलेंस शीट दी हुई है, यदि संपत्तियों और दायित्वों की स्थिति यदि आपको दी हुई है, तो हम इस पहले मेथड से, इस पहले तरीके से हम अंशों का मूल्यांकन करेंगे। अब देखिए ये विधि है क्या, बड़े संक्षेप में आप देखें। इस विधि में अंशों का मूल्य ज्ञात करने के लिए जिस भी कंपनी के अंशों का मूल्य हमें ज्ञात करना हो उसकी समस्त संपत्तियां, समस्त संपत्ति से मतलब आप देखिए कृत्रिम संपत्तियां जैसे प्रारंभिक व्यय, लाभानी खाते की डेबिट बाकी, अंशों और ऋण पत्रों का बट्टा इत्यादि को छोड़कर, इनको हम छोड़ देंगे जो कृत्रिम संपत्तियां, इन सब को छोड़कर बाकी जितनी संपत्तियां हैं उनके मूल्यों का हम योग करेंगे। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि मूल्यों का योग करने के पहले एक शब्द लिखा है पुनर्मूल्यांकित मूल्य। इस पुनर्मूल्यांकित मूल्य का मतलब होता है, कल भी अगर आपने सवाल देखा होगा ख्याति के मूल्यांकन का, तो हमने कहा था कि मशीन और भवन की जो कीमत बैलेंस शीट में दी हुई थी, बाद में जिस समय ख्याति का मूल्यांकन करने की बात आई उस दिन उसका मूल्य घट या बढ़ चुका था। तो वही चीज आपकी यहाँ पर है। मान लीजिए जिस तारीख को आप संपत्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं, यदि उस तारीख को आपको बैलेंस शीट के नीचे एक नोट के रूप में यह दिया हो कि भवन की कीमत बैलेंस शीट में 1 लाख दी है, जिसे अब 1,20,000 रुपये मानना है क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू आज 1,20,000 है, तो निश्चित रूप से ये आपका पुनर्मूल्यांकित मूल्य हो गया। तो हम जब भी संपत्तियों को प्लस करेंगे वहां में इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि किसी स्थायी संपत्ति का कोई रिवैल्यूड वैल्यू यदि अलग से दे रखी हो तो उसे हमें शामिल करना है। पर यहाँ पर हम इन कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ देंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ सकता है कि सर कृत्रिम संपत्तियां क्यों छोड़ी जाती है, तो उसका सीधा सा उत्तर है
कि जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रारंभिक व्यय, जब कंपनी का समापन होता है तो प्रारंभिक व्यय, लाभानी खाते की बाकी, इनको हम अभी मार्केट में अगर बेचेंगे तो हमें कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है। ये सब कृत्रिम संपत्तियां हैं, इसलिए इन संपत्तियों को छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समस्त चल और अचल संपत्तियां जो भी है इन सबको हम प्लस करेंगे, पर हम कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ देंगे। और इसके साथ जितने भी आपके लाइबिलिटीज हैं, चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, जैसे आपका डिबेंचर हो सकता है, क्रेडिटर्स आपके हो सकते हैं, कर्मचारी बचत कोष हो सकता है, कर्मचारी सुरक्षा कोष हो सकता है, ये सारे वे कोष हैं जो हमें कर्मचारियों को जब वो संस्था से बाहर जाते हैं तो उनको हमें इनका पैसा उनको वापस करना होता है। तो इन सारे का हम योग करते हैं जो बाहरी दायित्व है, और इन बाहरी दायित्वों का योग करने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो आपने संपत्तियों का योग किया था उसमें से इन बाहरी दायित्वों के योग को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। इनको घटाने के बाद जो कुछ शेष बचेगा उसको हम बोलेंगे व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति। तो देखिए आप पूरा अगर आपने इसको नोट भी किया हो, यदि आपने समझ लिया हो, फिर से एक बार देख लें। सारी संपत्तियां प्लस करना है, कृत्रिम को छोड़कर, नया मूल्य दिया, नया मूल्य लेंगे पुनर्मूल्यांकित, और इसमें से बाहरी दायित्व को माइनस कर देंगे। इसके बाद जो कुछ बचेगा उसको हम बोलेंगे शुद्ध संपत्तियां। इस मूल्य में जो अंशों की संख्या है, इतने आपको अंश दे रखे हैं सवाल में, उन अंशों की संख्या का हम भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे एक अंश की कीमत। इसे अंशों का आंतरिक मूल्य भी कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसे कहा जाता है। अब हम इसे अगर सूत्र के रूप में बात करें कि हम एक सूत्र के रूप में हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखिए शुद्ध संपत्तियों का मूल्य आप निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, संपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य का योग आप करेंगे। और जितनी भी संपत्तियां आपको दे रखी चल अचल, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, उन सबका जो मूल्य, वसूली मूल्य जो दे रखा हो और नहीं दिया हो तो पुस्तकीय मूल्य, उन सबको हम योग करेंगे और इस योग में से हम बाहरी दायित्वों को माइनस कर देंगे। और बाहरी दायित्वों को माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे शुद्ध संपत्ति का मूल्य। और इसके पश्चात हमें क्या करना है, एक अंश की कीमत निकालने के लिए शुद्ध संपत्तियों के मूल्य में अंशों की संख्या का हम भाग लगा देंगे। इस प्रकार जो राशि ज्ञात होगी उसे हम एक अंश की कीमत कहेंगे। ये आपका संपत्ति मूल्यांकन विधि के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट है। अब आप देखेंगे इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड भी दिया हुआ है। हालांकि ये बहुत कम प्रयोग में आता है, क्योंकि ये तब प्रयोग में आता है जब सवाल में संपत्तियों और दायित्वों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सवाल में केवल आपको रिजर्व और सरप्लस है, केवल वही दिए हुए हैं। तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, हम बजाय संपत्तियों का प्रयोग करने के जो हमारे रिजर्व और सरप्लस है उनके आधार पर भी हम अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब देखिए इस मेथड में आपको क्या करना है, इस मेथड में जितने भी आपके संचित कोष और पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ है उसको हम प्लस कर लेंगे। मतलब सारे हमारे संचय कोष और हमारा रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है उसको हमने प्लस कर लिया, और इसमें से जो आपका रिवोल्यूशन की कोई लॉस दे रखी हो, व्यवसाय की यदि कोई हानि दे रखी हो, या आपको ऐसा कोई व्यय दे रखा हो जो आज हमने किया और उसको हमें आगे आने वाले 5-10 साल में उसको रिटर्न ऑफ करना है, जिसको हम बोलते हैं स्थगित व्यय, इस प्रकार का यदि कोई व्यय हो तो इसका हम इन तीनों का योग करके हमारे संचित और कोष के योग में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो कुछ बचेगा उसमें हम अंशों की संख्या का भाग लगा देंगे। भाग लगने के बाद जो राशि ज्ञात हमें प्राप्त होगी उसे हम एक अंश का आंतरिक मूल्य कहेंगे। मतलब सीधी सी बात है, इस अगर आप बी वाला पार्ट देख रहे होंगे तो इस पार्ट में कहीं भी हमें संपत्तियों और दायित्वों की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल हमें सरप्लस और जो आपके रिजर्व हैं उनके आधार पर और रिवोल्यूशन के लाभ हानि के आधार पर, पुनर्मूल्यांकन जो आपका रिवोल्यूशन जो आपने प्रॉपर्टीज का किया है उसके लाभ हानि के आधार पर हम अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आप देखिए कुल मिलाकर आपके सामने दो परिस्थिति हो गई कि हम जो फर्स्ट पार्ट हमारा है शुद्ध संपत्ति विधि वाला, इसमें हम दो तरीकों से अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फिर एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ देखा होगा कि संपत्तियों का हमें योग करना है, मान लीजिए यहाँ पर संपत्तियों में ख्याति भी दी हुई है, गुडविल भी आपको दे रखी है बैलेंस शीट में, तो उसे भी हमें शामिल करना है। परंतु यदि आपको नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी हो एडिशनल कि ख्याति का जो मूल्य चिट्ठे में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, उसका हमें नए तरीके से मूल्यांकन करना है और उसी मूल्य को हमें शामिल करना है, तो फिर आप समझ गए होंगे इस चीज को मैंने आपको क्यों बताया। इस प्रकार की परिस्थिति में आपको अंशों का मूल्यांकन करने के पहले ख्याति का मूल्यांकन और जो ख्याति का मूल्य आप ज्ञात करेंगे उस मूल्य को आधार मानते हुए हमें शुद्ध संपत्ति की गणना करना होगी और उसके बाद ही हम एक अंश की कीमत ज्ञात कर पाएंगे।
को आपने देख लिया, समझ लिया होगा। आप चाहे तो सूत्र को नोट भी करें। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन यदि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, इसलिए आप चीजों को नोट करके रखेंगे। शुद्ध संपत्ति ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, हम कैसे ज्ञात करते हैं शुद्ध संपत्ति के मूल्य को, हमारे अंशों के मूल्यांकन की विधियां क्या है, ये सारी चीजें आप नोट करके जरूर रखें, क्योंकि ये हमारे बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में हो सकता है कि आपके इस रूप में यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर आपके पास खुद नोट कर लेंगे, तो उसका उत्तर आपके पास भी हो सकता है। तो आप इन चीजों को नोट जरूर करें। अब ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब मैं अभी सेकंड मेथड की बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि सेकंड मेथड हम थोड़ा सा रुक के इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखें कि हमने जो फर्स्ट मेथड देखा था, इस फर्स्ट मेथड के आधार पर हम किस प्रकार से अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो एक सवाल आप देख रहे होंगे, सवाल को आप संक्षेप में नोट जरूर करें, क्योंकि अगर सवाल आप नोट करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो मुझे बार बार पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कुछ तो कॉपी पेन लेकर बैठे हुए नोट भी कर रहे हैं। बाकी विद्यार्थी भी इस चीजों को नोट करें। नोट करेंगे तो आपको जल्दी से वो चीज समझ में आएगी और मुझे भी बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। देखिए, एक कंपनी का आपको शुद्ध लाभ दिया है 31 मार्च, इसमें सभी प्रकार के व्यय, डेप्रिसिएशन और टैक्स वगैरह सब माइनस हो गया है। कुल मिला के आपको 2009-10 का लाभ दे रखा है 60,000। सब चीज सारे प्रोविजन होने के बाद का है। 9-10 का लाभ 60,000 है, 10 और 11 का लाभ आपका 80,000 है, 11-12 का लाभ आपका 1 लाख है, 1 लाख है, 12-13 का लाभ आपका 1,10,000 है और 13-14 का लाभ आपका 1,50,000 है। अब आप संक्षेप में केवल नोट कर लें कि फर्स्ट ईयर का लाभ आपका 60,000, सेकंड ईयर का लाभ आपका 80,000, थर्ड ईयर का लाभ आपका 1 लाख, फोर्थ ईयर का 1,10,000 और फिफ्थ ईयर का लाभ आपका 1,50,000 रुपए दिया हुआ है। ये 9-10 से स्टार्ट होके 13-14 तक की आपकी लाभ की स्थिति आपके सामने है। अब आगे आप देखिएगा, आपको बैलेंस शीट दी हुई है। अब ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 की आपको दी हुई है। अब आप देखिए, बैलेंस शीट आपका बिल्कुल नए फॉर्मेट में, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि 2013 में जो कंपनी एक्ट में जो बदलाव आया है, उस बदलाव के साथ साथ हमारे फॉर्मेट भी बदल चुके हैं। तो उसी नए फॉर्मेट में आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। इक्विटी शेयर होल्डर आपको दे रखे हैं। शेयर कैपिटल 60,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 6 लाख की आपकी शेयर कैपिटल है। आप संक्षेप में नोट कर लें, शेयर कैपिटल 6 लाख और शेयर कितने हैं, 60,000 शेयर है, एक शेयर आपका 10 रुपए का है। रिजर्व और सरप्लस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 1,70,000 का। इसके साथ आपको करंट लायबिलिटीज दे रखी है, क्रेडिटर 80,000 के हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स कर का प्रावधान 50,000 है और प्रस्तावित लाभांश जिसको अपन बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड, वो भी आपको 50,000 रुपए से दिया है। मतलब कुल मिला के आपका जो लायबिलिटीज पक्ष है उसमें 5 आइटम्स दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल, P&L, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। ये कुल मिला के 5 चीजें आपको दी हुई है और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष का योग आपका 10 लाख रुपए है। अब आप देखिए, इसी का बैलेंस शीट का आपका असेट्स वाला पार्ट। असेट्स वाले पार्ट में अब आप देखिए, नए एक्ट में अब 2 चीज हो गई है, नॉन करंट असेट्स बोलते हैं और करंट असेट्स बोलते हैं। फिक्स्ड असेट्स का कोई यूज नहीं होता है नए फॉर्मेट के अनुरूप। तो देखिए, असेट्स में जो नॉन करंट असेट्स है उसमें बिल्डिंग आपको दे रखी 4 लाख रुपए की, मशीन आपको दे रखी 2 लाख रुपए की। 2 आपकी हो गई, जिसको हम बोलते थे पहले फिक्स्ड असेट्स, ये आपकी हो गई नॉन करंट असेट्स, 2 आपकी दे रखी है। और करंट असेट्स में आपको दे रखा है डेटर्स 2 लाख के, स्टॉक दे रखा है आपको 1,20,000 का और बैंक बैलेंस आपको दे रखा है 80,000 का। कुल मिला के 10 लाख रुपए की आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति है। अब इसके बाद आप देखिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया हुई है। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है 31 मार्च 2014 को भवन तथा मशीन का क्रमशः 4,30,000 तथा 2,20,000 रुपए पर मूल्यांकन रिवैल्यूएट किया गया है। मतलब जो बिल्डिंग की कीमत, अब आप देखिए बैलेंस शीट में बिल्डिंग की कीमत दे रखी 4 लाख, उसको आपको रिवैल्यूएट करके कितना मानना है, 4,30 मानना है। पीछे जाइए, मशीन की कीमत आपको दे रखी 2 लाख, अभी आपको मशीन की नई कीमत मानना 2,20,000। मतलब रिवैल्यूएशन हुआ इन दोनों संपत्तियों का अंश के मूल्यांकन की तिथि को लास्ट डे 31 मार्च को, और इस तारीख को इनकी हमें नई कीमत लेना है। और ये व्यवसाय, ये कंपनी जिस प्रकार के काम में लगी हुई है, उस प्रकार के व्यवसाय में आय की जो उचित दर है, मतलब जिस आधार पर इसको इनकम होना चाहिए, उचित आय की दर, वो 10% वार्षिक है। और नीचे की आप लाइन पढ़ेंगे तो नीचे की लाइन आपको फिर से हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ओर ले जाएगी। आपको यह भी लिखा है कि ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर निकाल कर अंश का मूल्य ज्ञात करना है।
मतलब स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे कि हमें ख्याति का मूल्यांकन सबसे पहले करना होगा अंशों का मूल्यांकन करने के पहले। अब कल जो हमने चर्चा की थी, कुल 4 मेथड आपने पढ़े थे ख्याति के मूल्यांकन के। उसमें एक आपका औसत लाभ विधि था, दूसरा आपका अधिलाभ विधि था, तीसरा हमने पढ़ा था लाभों का पूंजीकरण विधि, और फोर्थ मेथड हमने पढ़ा था वार्षिकी तालिका के आधार पर एन्युटी सिस्टम, एन्युटी आपकी जो टेबल है उसके हिसाब से हम ख्याति का मूल्यांकन करने के 4 तरीके आपने पढ़े हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर करना है, मतलब एसपी मेथड के आधार पर हमें ख्याति का मूल्यांकन करना है। कल मैंने एक सवाल भी पूछा था कि एसपी मेथड का फार्मूला क्या है, हालांकि हमारे एक छात्र ने सही जवाब भी दिया था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एसपी का आपने कल अगर फार्मूला देखा होगा, एसपी बराबर होता है एपी माइनस एनपी, मतलब हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, एनपी भी निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एसपी की गणना कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एपी और एनपी दोनों ज्ञात करके पहले एसपी निकालना पड़ेगा, एसपी में आपको 2 से उसका इंटू करके ख्याति की गणना करना होगी, और उसके बाद ही हम अंशों का मूल्यांकन कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आप देखिए हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लिखा है। देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर, परंतु हम पहले यहाँ गणना करें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, क्योंकि हमें सबसे पहले गुडविल की गणना करने का निर्देश सवाल में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कि हमें सी और एसी निकालना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि अगर मुझे एपी निकालना है तो लाभों को जोड़ना पड़ेगा, उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका एपी आएगा। और एनपी ज्ञात करने के लिए आपको एसीई की गणना करना होगी। एसीई का मतलब होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसकी सबसे पहले हमें गणना करना पड़ेगी। मतलब पहले हम सी निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद हम करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसका हाफ माइनस करेंगे, तब जाके आपकी एसी आएगी। और फिर एसी में हम जो नॉर्मल रेट आपको दे रखी है 10%, उसके आधार पर हम एनपी की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम गणना कर रहे हैं हमारा रियल एस्टेट की। तो देखिए बिल्डिंग 430 की क्यों मानेंगे हम, पीछे मैं फिर से ले जा रहा हूं आपको। भवन की नई कीमत दे रखी 4,30,000, तो हम भवन की मूल्य 430 पे लेंगे। अगला है आपका मशीन की बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी 2 लाख, किंतु आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया है कि मशीन की कीमत आपको 2,20,000 पे मानना है, इसलिए हम क्या करेंगे, मशीन की कीमत हम लेंगे 2,20,000। ये 2 हमने बुक वैल्यू न लेते हुए वह मूल्य लिया है जो सवाल के आखिर में हमें शामिल करने का निर्देश है। अब इसके बाद आप देखिए सवाल में आपको देखिए करंट असेट्स आपको कौन कौन सी दे रखी, 3 करंट असेट दे रखी है आपको। डेटर्स वो भी शामिल किए जाते हैं, स्टॉक वो भी शामिल किया जाएगा, कैश एट बैंक ये भी शामिल किया जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार की कोई कृत्रिम संपत्ति इसके अलावा नहीं दी हुई है। हम तीनों संपत्तियों का चूंकि कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम तीनों की संपत्ति का वही मूल्य शामिल करेंगे जो हमारी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो देखिए डेटर्स 2 लाख, स्टॉक 1,20,000 और कैश एट बैंक 80,000। देखिए हमने तीनों चीज यहाँ पर शामिल कर ली, डेटर्स भी शामिल कर लिया 2 लाख से, स्टॉक शामिल कर लिया हमने 1,20,000 से, और कैश एट बैंक थोड़ा सा हमारा कर्ज आगे खिसक चुका है, आप उसको 80,000 रुपये देखिए। ये तीनों 5 चीजों को हमने प्लस कर लिया, तो टोटल हमारी रियल एस्टेट्स हो गई 10,50,000 की। अब इसमें आप देखिए हमें जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, जो बाहरी दायित्व है, उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। अब हम फिर से पीछे चलते हैं बैलेंस शीट पर। बाहरी दायित्व आप देखिए कौन से हैं, यदि आपने नोट किया होगा सवाल तो आपकी कॉपी में होगा, पर फिर भी मैं आपको फिर से पीछे की ओर जा रहा हूँ। क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 80,000 के, प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमें टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा वो आपका 50,000 है, और प्रपोज डिविडेंड आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं होती है, ये हमें शेयर होल्डर्स को हमें बांटने के लिए हमने अलग से लाभ में से आयोजन कर रखा है। तो यहाँ पर आपकी करंट लायबिलिटी जो माइनस होने वाली वो आपकी 2 ही है, क्रेडिटर 80,000 के और प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 50,000 का। ये देखिए हमने 2 चीजों को यहाँ पे माइनस कर दिया, क्रेडिटर 80,000 के और प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 50,000 का, क्योंकि दोनों हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। इन दोनों को हमने 1,30,000 से माइनस किया तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 9,20,000। ये 9,20 आपकी होगी सी जिसको हम बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, जो करंट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट, उसका हाफ हम माइनस करेंगे, तब जाके हमारा एसी निकलेगा। अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पिछले 2 व्याख्यान में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की विस्तार से चर्चा की थी कि हम
सी से एसी हम कैसे निकालते हैं, वो सब आपने पिछले दिनों में देखा है। अब हम पहले मैं आपको ये जरूर दिखा देता हूँ करंट ईयर का प्रॉफिट है कितना। तो आप देखिए 13-14 का प्रॉफिट आपको बता रखा है 1,50,000 रुपए। कोई एडजस्टमेंट सवाल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सारे व्यय, ह्रास का प्रावधान, कर वर सब घटाने के बाद आपका लाभ दे रखा है 1,50,000 का। तो इस 1,50,000 जो करंट ईयर का आपका प्रॉफिट है, इसका हाफ हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, तो ये 75,000 रुपए हमने लेस कर दिया हमारी सी में से। तो आपकी एसी निकल गई 8,45,000 रुपए। इसको हम बोलेंगे औसत नियोजित पूंजी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा एसी निकल गया। अब एसी हमने क्यों निकाला? इसलिए निकाला कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप देखिए आपको आय की दर सवाल में क्या दी हुई है। आप देखिए आय की दर आपको सवाल में दी हुई है 10%। किसी प्रकार के बिजनेस में जो आय की जो सामान्य दर है वो आपकी 10% है। तो अब जब हमारा एसी निकल गया तो एसी उन्हें दर बटे हम 100 कर देंगे तो आपका एनपी आ जाएगा। आप देखिए एसी आपका 8,45,000 है और आपकी आय की दर आपकी 10% है। हमने 10% से निकाला तो 8,45,000 84,500 रुपए आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका निकल गया एनपी। ठीक है, अब एनपी निकल जाने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? आपने देखा होगा एसपी वाले फार्मूले में अधिलाभ निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एएपी और एनपी। हमने एनपी की गणना कर ली। एनपी की गणना आपकी हो गई 8,45,000। अब हमें निकालना है एएपी। तो एएपी निकालने के लिए आप देखिए कुल मिलाकर आपको कितने साल के लाभ दिए हैं? 5 वर्ष के लाभ आपको दे रखे हैं, 2009-10 से लेके 2013-14 तक के। और चूंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, स्पष्ट रूप से सवाल में लिखा हुआ है सारे व्यय ह्रास सब घटने के बाद का है। तो हम क्या करेंगे, इन 5 वर्ष के लाभों को हमने प्लस किया, 5 वर्ष के लाभों को प्लस कर लिया। ये प्लस करने पे इनका योग आया 5 लाख रुपए। चूंकि ये 5 साल का प्रॉफिट है ये, तो हमने इसमें 5 से भाग लगा दिया तो आपका 1 लाख रुपए आपका आ गया एएपी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे हमारा क्या एसपी बराबर क्या आएगा? एसपी बराबर आपका आएगा एएपी माइनस एनपी बराबर आपका एसपी हो जाएगा। तो एएपी कितना है आपका? एएपी आपका 1 लाख रुपए है और एएपी आपका 84,500 रुपए। आप ऊपर देखिए हमने एएपी निकाला है 1 लाख रुपए और एनपी आपका 8,45,000। हमने एएपी में से एनपी को माइनस किया तो 15,500 रुपए आपका हो गया एसपी। अब कितने वर्ष के क्रय के आधार पर आपको ख्याति निकालना है? फिर से मैं बैक आपको ले जा रहा हूं। स्पष्ट रूप से लिखा है आपको कि अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। तो हमें क्या करना है, एसपी इंटू 2 करना पड़ेगा। ये हमने कर दिया एसपी इंटू 2, तो आपका 31,000 रुपीज आपकी ख्याति आ गई। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, पर अभी हमने गणना की है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। क्योंकि हमें स्पष्ट निर्देश था कि एसपी का डबल करके हमें ख्याति की गणना करना है। तो पहले हमने ख्याति की गणना की, ये आपकी ख्याति हो गई 31,000। अब हम ज्ञात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अंशों का मूल्यांकन अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए आप अंशों का मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए फिर से मैं एक बार आपको पीछे क्यों ले जा रहा हूं, क्योंकि चूंकि आप फर्स्ट बार इस चीज को देख रहे हैं, फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा फिर से एक बार पीछे जाइए और देखिए। अगर आपने नोट किया तो उसको आप पढ़ लीजिए एक बार कि आय मूल्यांकन विधि में पहले मेथड में हमें क्या करना है। तो देखिए संपत्ति दायित्व की गणना विधि का हमें इस्तेमाल करना है। स्पष्ट लिखा है कि शुद्ध संपत्ति मूल्य के आधार पर आपको अंशों का मूल्यांकन करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने ख्याति की गणना कर ली। अब सारी संपत्तियों को हम प्लस करेंगे, कृत्रिम को छोड़ देंगे, नया मूल्य प्लस कर देंगे और इसके बाद हम बाहरी दायित्वों को लेस कर देंगे। वो आपका अंशों का कुल आंतरिक मूल्य आ जाएगा। अंशों की संख्या का हम भाग लगा देंगे तो एक अंश की कीमत आपकी ज्ञात हो जाएगी। ये हमारा प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा। अब देखिए परीक्षा में कई बार क्या होता है, हम समय हमारा ज्यादा लगता है, कई बार हम लगता है कि सर हम समय बहुत लग गया सर, सवाल बहुत बड़ा था, ऐसा था। देखिए समय किस प्रकार से बचता, हम थोड़ी सी उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। आप देखिए ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, केवल एक ही स्लाइड, एक ही पीपीटी के माध्यम से देखिए हमारा अंशों का मूल्यांकन हो चुका है। कैसे हो गया? सीधी बात है, टोटल रियल एसेट्स। अभी आप देखिए आपने ख्याति के मूल्यांकन के लिए आपने नेट एसेट्स की गणना की थी, वो कितनी थी मैं आपको फिर से पीछे को ले जा रहा हूँ। देखिए 10,50,000 आपने निकाली थी। देखिए टोटल रियल एसेट्स आपकी 10,50,000 रुपए। अब अगर मैं मान लीजिए फिर से अगर अंशों के मूल्यांकन के लिए जाऊं और फिर लिखूं मैं बिल्डिंग 4,30,000, मशीन 2,20,000, डेटर्स 2 लाख, स्टॉक 1,20,000,
कैश एट बैंक 80,000, ये सब कुछ चीजें तो हमें प्लस करना है अंशों के मूल्यांकन के लिए। तो हम इन चीजों को दोबारा क्यों लिखें, हम केवल ये लिख दें कि ख्याति के मूल्यांकन करते समय जो हमने रियल एसेट्स निकाली थी वो हमारी 10,50,000 थी। अब हम क्या करेंगे, इसी 10,50,000 की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। तो जो टोटल रियल एसेट्स आपकी 10,50,000 थी, उसमें हमने किसको प्लस कर दिया, ख्याति को प्लस कर दिया, क्योंकि ख्याति हमने कितनी निकाली है, 31,000। क्योंकि आपको सवाल में स्पष्ट निर्देश है कि अंशों का मूल्यांकन करने के पहले आप ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। तो हमने एक ही स्टेप में इस चीज को पूरा कर दिया कि 10,50,000 जो हमारी रियल एसेट्स थी उसमें हमने 31,000 को और प्लस कर दिया। तो 10,81,000 रुपए हमारी वह रियल एसेट्स हो गई जिसका प्रयोग हमें अंशों के मूल्यांकन के लिए करना था। अब इसके बाद देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी है, तो फिर हम पीछे की ओर जाएंगे। हमने एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी माइनस की थी, 80 और 50, मतलब 1,30,000 हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, 1,30,000। देखिए हमने वहां पर भी इसी चीज को माइनस कर दिया 1,30,000 को, तो 9,51,000 रुपए आपकी हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब एक अंश का आंतरिक मूल्य भी बोल सकते हैं इसको, मैंने आपको पहले बताया, या नेट एसेट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। अब 9,51,000 रुपए आपकी हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब सारे अंशों का अगर हम मूल्य देखें तो आपका 9,51,000 है। अब फिर से मैं सवाल की ओर जा रहा हूं। हमें देखना है कि सवाल में टोटल शेयर कितने दिए हुए हैं बैलेंस शीट के अंतर्गत। तो आप देखिए बैलेंस शीट में आपको शेयर दे रखे हैं 60,000, एक ही प्रकार के शेयर हैं, कुछ नहीं लिखा, इक्विटी शेयर मानेंगे। 60,000 आपको शेयर दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इस जो 60,000 आपके शेयर दे रखे हैं, इस 60,000 को हम इससे भाग कर लगा देंगे। तो ये 951 तो टोटल शेयर की वैल्यू है, मतलब टोटल 60,000 की। अगर हमें एक शेयर की वैल्यू ज्ञात करना है कि एक शेयर की वैल्यू कितनी, तो हमने 9,51,000 में जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू थी शेयर की, उसमें हमने अंशों की संख्या से इसको भाग लगा दिया। तो 15.85 मतलब 15 रुपए 85 पैसे आपका हो गया अंशों की, एक अंश की आपकी कीमत होगी। ये आपका हो गया वैल्यूएशन ऑफ वन शेयर। मैं कुछ कॉलेज में देख रहा हूं कि विद्यार्थी सवाल को मतलब 20 में क्लास छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई कॉलेज मुझे नजर नहीं आ रहा है, कोई कॉलेज है 20 में बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। कृपया जो इंचार्ज है नोट करें कि अभी मेरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा सवाल समाप्त नहीं हुआ है, अभी चर्चा करना मुझे बाकी है। इसलिए उनसे कहिए विद्यार्थी को उस समय तक क्लास में बैठे जब वो आपका लेक्चर चल रहा हो। तो 15 रुपए 85 पैसे 15.85 आपका हो गया एक अंश की कीमत। ये आपका फर्स्ट मेथड था, बड़ा सिंपल सा मेथड है। यदि आपने ख्याति के मूल्यांकन के फर्स्ट मेथड को ठीक तरीके से समझ लिया तो अंशों के मूल्यांकन के पहले मेथड में भी आप देखिए स्क्रीन पर आपके कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ हमने ख्याति के मूल्यांकन में फर्स्ट उसमें किया, मतलब वैल्यूएशन जो आपका एसपी मेथड में जो कुछ हमने किया है वो काफी कुछ हद तक यहाँ पर भी आपका काम आ रहा है। तो इस प्रकार से हम एक अंश की कीमत ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी एक प्रॉब्लम आपके सामने, विद्यार्थी को मन में प्रश्न ये हो सकता है कि सर यहाँ पर तो एक ही प्रकार के अंश थे, हमने उनका मूल्यांकन कर लिया, एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं की। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, यदि सवाल में आपको इक्विटी के साथ साथ यदि प्रेफरेंस शेयर भी दिए होते, पूर्वाधिकार अंश भी यदि सवाल में दिए होते, तो हम दोनों की कीमत कैसे निकालते? एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर है। तो देखिए इस प्रकार का यदि आपका कोई प्रश्न है, यदि इस प्रकार सवाल में कोई चीज यदि आपकी आती है, तो फिर आपको सवाल में कुछ निर्देश भी देखना पड़ेंगे, कुछ निर्देश भी आपको दिए होंगे कि साहब पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी की प्राथमिकता है। यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल की प्राथमिकता है तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने आपकी निकाली है ये दोनों की आएगी, इक्विटी की भी आएगी और प्रेफरेंस की भी आएगी। इसमें से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद जो चीज शेष बचेगी वो आपकी हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब यदि दोनों प्रकार के अंश हैं और दोनों में से पूर्वाधिकार को प्राथमिकता नहीं है तो ये दोनों की कीमत हो गई। और यदि मान लिया आपको लिखा है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी की प्राथमिकता है, तो हम पूर्वाधिकार पूंजी को इसमें से लेस कर देंगे, तो वो केवल आपकी बच जाएगी समतांशों की कीमत। इसी के साथ साथ यदि सवाल में आपको यह निर्देश दिया है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी के साथ साथ लाभांश की भी प्राथमिकता है, मतलब प्रायोरिटी और जनरली होती है, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर आई है इसमें हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी माइनस करेंगे, और यदि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को आपका लाभांश की भी प्राथमिकता है तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो जो सोर्स बचेगा उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर,
तो ये दो परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। इसके अलावा और भी परिस्थिति आपके सामने हो सकती है कि दोनों में से किसी की प्राथमिकता न हो, एक की प्राथमिकता हो। तो जैसा सवाल में जो कुछ निर्देश दिया है उसके आधार पर हम वैल्यू ऑफ 1 शेयर की गणना करेंगे। आगे के व्याख्यान जब होंगे आपके, उसमें निश्चित रूप से हम इन पर चर्चा करेंगे। आपको सवाल भी बताएंगे कि अगर इस प्रकार की परिस्थिति यदि आपके सामने आती है तो हम किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज ये देखिए, यदि हमने इंट्रिंसिक वैल्यू में अगर आपको प्रेफरेंस शेयर भी दिए हैं, तो हमने अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस किया है तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जो हमने पूंजी के रूप में जो चीज यहाँ माइनस की प्रेफरेंस शेयर में, उसी में हम पूर्वाधिकार अंशों की संख्या का भाग लगाकर एक पूर्वाधिकार अंश की कीमत ज्ञात करेंगे। परंतु यदि मान लिया आपको लाभांश की भी प्राथमिकता है तो निश्चित रूप से पूर्वाधिकार अंश की कीमत लाभांश सहित निकलेगी। तो हमने जितनी पूंजी माइनस की है, जितना प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस किया है, वो दोनों को प्लस करके पूर्वाधिकार अंश की संख्या का भाग लगाएंगे तो वो आपकी आ जाएगी पूर्वाधिकार अंश की लाभांश सहित कीमत। तो ये सवाल की परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि हमें कहां पर किस प्रकार से इन चीजों को अप्लाई करना है। तो ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर का फर्स्ट मेथड, जिसका आपने सवाल भी देखा। अब आगे अगर आप देखेंगे कि अभी अंशों के मूल्यांकन की और भी विधियां हैं। इसमें जो सेकंड मेथड आपका है, फर्स्ट मेथड आपका पूरा हो गया, सेकंड मेथड जो आपका है उसमें दो तरीके आपके पास हैं। देखिए आप, ये आय मूल्यांकन विधि आपने देखा। आय मूल्यांकन विधि में कुल मिलाकर 2 पार्ट है। हम सेकंड पार्ट में इसकी चर्चा पूरी करेंगे, और जब सेकंड पार्ट जब आपका होगा तो हम लाभांश के बेस पर भी और जो आपकी अर्निंग इनकम की जो रेट है उस दोनों के आधार के सवाल भी आपको एक एक एग्जाम्पल भी देके बताएंगे कि किस प्रकार से हम इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। पर अभी केवल आप इतना समझ लें, इसको हमारे विद्यार्थी जब अगली बार क्लास में आए तो इस थोड़ा सा यदि इस चैप्टर को पढ़ के आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी से आप उन चीजों को समझ पाएंगे। और यदि आपके हमारे प्राध्यापक साथी ने यदि पढ़ा दिया हो तो एक बार आप उसको भी थोड़ा सा यदि पढ़ के आएंगे तो निश्चित रूप से आगे की चीजें हमें समझने में कम समय लगेगा। तो हम 2 तरीके से इस मेथड में हम अप्लाई करेंगे। पहला लाभांश आय दर, इसमें हमें लाभांश की दर निकालना पड़ेगी। देखिए लाभांश की आय दर निकालने के लिए आप स्क्रीन पे अगर आप पढ़ रहे होंगे, जब अंशों का मूल्य उस पर प्राप्त होने वाली आय के आधार पर किया जाता हो, मतलब कितनी इनकम प्राप्त होगी एक शेयर पे, यदि उस आधार पर यदि हमें अंश की मूल्यांकन करना हो तो उसे हम बोलते हैं लाभांश आय विधि। और इस विधि में अंशों का मूल्य निकालने के लिए हमें आय की सामान्य दर और लाभांश की दर दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये दोनों दरें जनरली सवाल में दी होती है, आय की दर भी दी होती है और लाभांश उन पे किस दर से प्राप्त होगा ये दर भी आपको दी होगी। इस दर के आधार पर हम लाभांश आय विधि के माध्यम से अंशों का मूल्यांकन करेंगे। अब यहाँ पर आय की सामान्य दर का आशय क्या है? कई बार आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि सर आय की सामान्य दर का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी प्रकार का व्यवसाय करने वाली जो अन्य कंपनियां हैं उनमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, उनमें कितनी दर से आय होती है, उसी दर को हम आय की सामान्य दर कहते हैं। तो आय की सामान्य दर का अभिप्राय उस दर से है जिस दर से एक विशेष प्रकार का उत्पादन कंपनियां अपने यहाँ पर आय अर्जित करने की संभावना हो। ये कुछ हो जाने के बाद फिर हम लाभांश की दर ज्ञात करेंगे। तो लाभांश की दर का आशय क्या है? लाभांश की दर का आशय उस दर से है जिस दर से कंपनियां लाभांश की घोषणा करती है। आपने कंपनी एक्ट पढ़ा होगा कि हर बार कंपनी की साधारण सभा होती है, उस साधारण सभा में तय किया जाता है कि इस वर्ष किस दर से अंशों पर लाभांश दिया जाएगा, वही दर का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो लाभांश की दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध लाभ में से आयकर, सिंकिंग फंड या रिजर्व में कोई ट्रांसफर करना हो तो वह, पूर्वाधिकार अंशधारी को कोई लाभांश देना हो तो वह, यदि इन पूर्वाधिकार अंशों पर कोई लाभांश बकाया हो तो वो, इन सारी चीजों को हम लाभ में से घटा देंगे। और यदि मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई रिजर्व या कोष आवश्यकता से अधिक बना लिया हो, मतलब जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा बना लिया हो, और कंपनी ने यह तय किया हो कि यदि संचय या कोष ज्यादा बना दिया हो तो उसका कुछ भाग संचालक ने तय किया कि इसे लाभ मान लिया जाए, तो उसे हम लाभ में प्लस कर देंगे। और इस प्रकार से जो आपका लाभ आएगा, इस लाभांश की राशि में चुकता अंश पूंजी का भाग लगाकर 100 से गुणा करने के बाद हम लाभांश की दर ज्ञात कर लेंगे। फार्मूला आप देखिए आपकी स्क्रीन पे है। हम अगली बार इसकी और चर्चा पुनः करेंगे, पर एक बार थोड़ा सा आप समझ लें ताकि अगली बार हमारा समय बचेगा, हम कुछ सवाल भी कर पाएंगे इस बारे में। अब लाभांश की राशि जो हमने ज्ञात की है, लाभांश की राशि का मतलब हमने लाभ में से जो जो चीज माइनस की है कि आयकर, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर,
पूर्वाधिकार शेयर होल्डर्स का जो लाभांश, ये सब कुछ हमने माइनस कर दिया, ये आपका उपलब्ध लाभ आ गया। अब लाभांश की राशि इंटू 100 अपान जो आपकी टोटल जो समतांश पूंजी है उसका हम भाग लगा देंगे, तो ये आपकी लाभांश की दर आ जाएगी समतांशों के लिए। इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी, हम फिर एक अंश की कीमत ज्ञात करेंगे। लाभांश की दर ज्ञात हो जाने के पश्चात हम एक सूत्र आपको नीचे दे रखा है, इस सूत्र के माध्यम से हम अंश की कीमत ज्ञात कर लेंगे। लाभांश की दर जो हमने ज्ञात कर ली है इंटू एक अंश पर कितनी चुकता राशि है। मान लीजिए इक्विटी शेयर आपका 10 रुपए का है और उस पर हमने 9 रुपए काल किए, 9 रुपए पेड अप है, तो अंश पर चुकता राशि आपकी 9 रुपए हो जाएगी। और यदि मान लीजिए समतांश हमारा 10 रुपए का है और हमने 10 रुपए उस पर काल कर लिए, सबने पेड भी कर दिया है, तो आपकी चुकता राशि एक अंश की 10 रुपए हो जाएगी। तो लाभांश की दर इंटू अंश पर चुकता राशि करके जो आय की नॉर्मल रेट जो सवाल में दी होगी, मैंने अभी आपको बताया आय की सामान्य दर का मतलब है उसी प्रकार की कंपनियों में किस दर से इनकम होती है उस आय की दर से हम भाग लगा देंगे, तो इस प्रकार से हमारी लाभांश की दर ज्ञात हो जाएगी। अब कई बार क्या होगा कि सवाल में आपको लाभांश की कई दर दी होगी, कि आपको इस तरीके से ज्ञात नहीं करना है, आपको 3-4 वर्ष की लाभांश की दर यदि दी हो तो हम उनका एवरेज निकाल कर भी हम लाभांश की औसत दर ज्ञात करके भी अंशों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका पहला मेथड, इसका पहला फर्स्ट पार्ट हुआ कि लाभांश आय आधार विधि पर अगर मुझे अंशों का मूल्यांकन करना है तो पहले लाभांश आय की दर ज्ञात करना पड़ेगी, उसके बाद ही हम इस तरीके से अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी में देखिए एक पार्ट और है आपका अर्जित आय आधार तरीका भी है, इस तरीके से भी हम एक अंश की कीमत ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सी निकालना पड़ेगा, नियोजित पूंजी। और नियोजित पूंजी का मतलब अभी जो आपने पिछली उसमें देखा है, अभी हमने अंशों का मूल्यांकन करने के पहले ख्याति का मूल्यांकन किया था, और ख्याति का मूल्यांकन हमें करना था एसपी मेथड से। उस एसपी मेथड में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, नियोजित पूंजी निकाली थी, वो आपको यहाँ पर नियोजित पूंजी निकालना पड़ेगी। नियोजित पूंजी निकालने के बाद फिर आपको अर्जित आय की दर ज्ञात करना पड़ेगी, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक अंश की कीमत ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा अर्जित आय की दर लाभांश अर्जित आय इंटू 100 अपान नियोजित पूंजी करके, मतलब जितना हमारा लाभांश जो अर्जित है उसमें 100 का गुणा करके नियोजित पूंजी से हमें भाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी अर्जित आय की दर आएगी। और इसके बाद फिर हम एक समतांश की कीमत ज्ञात करने के लिए हमें अर्जित आय की दर इंटू एक अंश पर चुकता राशि अपान आय की सामान्य दर करके हम एक समतांश की कीमत को ज्ञात करेंगे। तो अगली बार जब हमारा नेक्स्ट जब व्याख्यान होगा तब फिर से एक बार इन चीजों को हम रिपीट करेंगे, और आप थोड़ा सा आज जान लें, समझ लें कि इस सेकंड वाले मेथड में भी हम दो तरीके से हम क्या करना, हमें अंशों का मूल्यांकन करना होगा। और इसके बाद हमारा जो सूत्र है लाभ का पूंजीकरण हम कैसे करेंगे, कभी कभी समतांशधारियों को दे लाभांश का पूंजीकरण करके भी समतांश का मूल्य ज्ञात करने की बात कही जाती है। तो यहाँ पर भी हमें समतांश पर दे लाभांश की गणना करना होगी इसी मेथड के माध्यम से, इंटू 100 करके आय की सामान्य दर करके हम पूंजीकरण कर देंगे लाभ का। इसके माध्यम से हम पहले लाभ का पूंजीकरण करेंगे और फिर समतांश का मूल्य ज्ञात करने के लिए अर्जित आय की दर इंटू समतांश अंश पर चुकता राशि अपन आय की सामान्य दर करके हम इस मेथड के माध्यम से अंशों का मूल्यांकन करेंगे। तो ये आपका सेकंड मेथड था, जिसके सवाल की चर्चा, जिसका एग्जाम्पल भी हम नेक्स्ट बार देखेंगे। और यदि आप ये सेकंड मेथड अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो थर्ड वाला जो मेथड है उसमें तो जो दोनों आपने फर्स्ट और जो सेकंड मेथड में जो कुछ किया है कि आपने फर्स्ट मेथड में अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया है और सेकंड मेथड में आपने अंश का बाजार मूल्य ज्ञात किया है, इनको ज्ञात करने के बाद बड़ा सिंपल सा सूत्र रहेगा और उसके माध्यम से हम अंश का मूल्यांकन बड़े आसानी से कर लेंगे। मतलब फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, यदि दो मेथड को हमने अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो थर्ड मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसमें एक एवरेज निकाल कर हम उसका एक फार्मूले का यूज करके हम इसके माध्यम से हम ख्याति अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के 3 मेथड हमारे हैं। आज हमारा प्रश्न केवल फर्स्ट मेथड पे हो, क्योंकि सेकंड थर्ड मेथड की अभी हमने सवाल की बात नहीं की है। अगर कोई विद्यार्थी के मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे, और अगर प्रश्न नहीं हो तो फिर मेरी बारी है आपसे प्रश्न पूछने की, कि मैं भी आपसे प्रश्न पूछूं कि आपने ये जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने जाना है, इसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, क्यों शामिल किया जाता है, अंश का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों होती है, इन सब के बारे में आपसे भी प्रश्न हो सकता है। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट हमारा जो मेथड है उससे, क्योंकि फर्स्ट मेथड की चर्चा हमने आज विस्तार से की है, सवाल भी समझा है। सेकंड बार आप सेकंड से जरूर प्रश्न पूछिए। कोई प्रश्न हो आपका फर्स्ट तरीके से, फर्स्ट मेथड में, आप जरूर पूछिएगा।
जयवंती अक्षर कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूँ। जयवंती अक्षर कॉलेज बैतूल, नहीं। और यदि आप प्रश्न नहीं पूछना चाह रहे हैं तो फिर एक प्रश्न मेरा जवाब आप दीजिए कि जो आपने अंशों का मूल्यांकन अभी चैप्टर पढ़ा है, अंश का मूल्यांकन, अंश का मूल्यांकन करने के पहले इन्होंने कई बार ख्याति का मूल्यांकन भी करवाया जाता है। तो मैं फिर से आज अपना प्रश्न दोहरा रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा हो कि अंशों का मूल्यांकन करने के पहले अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपसे ये पूछा गया है कि अंशों का मूल्यांकन करने के पहले आप ख्याति का मूल्यांकन एसपी मेथड के माध्यम से करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंशों का मूल्यांकन करने के पहले? कोई भी जवाब दे इसका। ठीक है, खंडवा कॉलेज। चलिए, खंडवा कॉलेज में छात्राएं मुझे दिख रही हैं आगे बैठी हुई, सभी छात्राएं बैठी हुई हैं। मुझे बताएं कि अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया कि अंशों का मूल्यांकन करने के पहले आप एसपी मेथड के माध्यम से ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, तो क्या करना पड़ेगा? संक्षेप में प्रोसेस बताएं मुझे, क्या करना पड़ेगा आपको एसपी मेथड से ख्याति निकालने के लिए? खंडवा पढ़ा हुआ, खंडवा पढ़ा हुआ प्लेस करना। बताइए बताइए, देखिए प्रश्न पूछने से ही बहुत कुछ। सर, गवर्नमेंट कॉलेज नेपानगर। कहाँ से? गवर्नमेंट कॉलेज नेपानगर। हाँ बोलिए ना, नेपानगर से। यस यस सर, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, यस, फिर मतलब एवरेज प्रॉफिट, फिर गुडविल निकालेंगे। नहीं क्या निकाले? एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या निकालेंगे आप? गुडविल। नहीं, गुडविल कैसे निकल जाएगी? मैंने एसपी मेथड की बात की है। एसपी मेथड से आपको क्या निकालना है? सर, एसपी मेथड से आपको क्या 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 गणनाएं करना पड़ेगी? हालांकि मैंने अभी सवाल पे क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? और कोई बताए? किससे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सी, एवरेज या कैपिटल एम्प्लॉयड? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालेंगे या कैपिटल एम्प्लॉयड से? एवरेज से। एवरेज से निकालेंगे। ठीक है, ओके, बैठिए, अच्छी बात। चलिए, आपने ध्यानपूर्वक सुना और कुछ चीजें शायद नोट भी की है। आगे नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपसे किसी संपत्ति का आपकी कोई वैल्यूएशन दे रखा है, मशीन दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है और उसका पुस्तकीय मूल्य दिया हुआ है। मैं प्रश्न मेरा सुनिएगा ध्यानपूर्वक। बैलेंस शीट में आपका मूल्य दे रखा है। यस, प्रश्न सुनिए, पहला पूरा प्रश्न सुनिएगा, सभी लोग सुने, उसका जवाब सोचे, उसका जवाब क्या होगा। मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है कि मशीन की कीमत 1 लाख रुपए और नीचे बता रखा है कि मशीन का पुनर्मूल्यांकन मूल्य का किया गया और उसकी कीमत आप 1,50,000 मानना है। और बैलेंस शीट में ही लायबिलिटीज पक्ष में आपको ह्रास कोष भी दे रखा है मशीन का। अब आप क्या करेंगे? मतलब आपको बैलेंस शीट में भी वैल्यू दे रखी है, उसी का ह्रास कोष भी आपको बता रखा है और नीचे आपको दे रखा है कि मशीन का पुनर्मूल्यांकन किया गया और उसकी कीमत आपको ये मानना है। तो आप कौन से मूल्य को ध्यान में रखेंगे ख्याति का मूल्यांकन या अंशों का मूल्यांकन करने के लिए? कोई भी प्रश्न का जवाब दे। देखिए, 3 चीजें रखी है, पुस्तकीय मूल्य भी दिया है, मतलब आपका कास्ट पे दे रखा है लायबिलिटीज पक्ष, संपत्ति पक्ष में, और ह्रास कोष दे रखा है लायबिलिटीज पक्ष में आपको उसी चीज का, और नीचे दे रखा है उसकी नई कीमत। क्या करेंगे आप? कौन सी कीमत लेंगे आप अंशों का मूल्यांकन या ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए? तो जवाब दे दिया, मुझे कहीं और से जवाब मिले। खंडवा कॉलेज, फिर से मैं खंडवा कॉलेज पे जा रहा हूं, छात्राएं बैठी हुई है, बताएंगे इसका जवाब? होशंगाबाद कॉलेज, नर्मदा कॉलेज में भी छात्राएं बैठे हैं, नर्मदा कॉलेज होशंगाबाद। सर, नेपा कॉलेज गवर्नमेंट। नेपानगर ने प्रश्न का जवाब दे दिया है। ठीक है, मैं वहां से पूछ रहा हूँ होशंगाबाद से, अगर वो नहीं जगह फिर आपसे पूछूंगा। होशंगाबाद कॉलेज, नर्मदा कॉलेज होशंगाबाद। एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्यों ऐसा क्यों करेंगे? सर, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अच्छा, मतलब जिस दिन आप वैल्यूएशन आप गुडविल या शेयर कर रहे हैं उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है। ठीक है, ओके,
थैंक यू। सही जवाब है आपका। अगर कोई नई कीमत हमें बता रखी हो तो हम ह्रास वगैरह को इग्नोर करेंगे और जो हमारी नई कीमत दे रखी है मार्केट वैल्यू, उसका प्रयोग करते हुए ही हम क्या करेंगे, अंशों का या ख्याति का मूल्यांकन, जो भी परिस्थिति आपकी है उसका हम वैल्यूएशन करेंगे। देखिए ये प्रश्न आपको इसलिए भी याद रखना चाहिए कि कई बार क्या होता है, छोटे छोटे प्रश्न आपको, चूंकि आप खंडवा से हैं, खंडवा से बोल रही हैं आप? यस सर। इंदौर विश्वविद्यालय में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको 3 चीज दे रखी, बताइए किस कीमत का इस्तेमाल आप करेंगे। तो हमें वहां पर प्रश्न का उत्तर देना आना चाहिए, तो आपको 1 नंबर भी मिलेगा, वो सही उत्तर देंगे। अगर बड़े सवाल में यदि वो प्रश्न आ गया आपका 10 नंबर का, तो वहां पर भी आपको क्या होगा, प्रश्न को हल करने में निश्चित रूप से आसानी होगी। तो आप थैंक यू, आपने ध्यानपूर्वक सुना और प्रश्न का सही जवाब दिया। अब मैं, चूंकि समय की एक मर्यादा है, समय हमारा पूर्ण हो रहा है, तो समय के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद करूंगा और आप सब लोगों को दीपावली की अग्रिम शुभकामना। आप सब लोग अच्छे से एंजॉय करें और एंजॉयमेंट के बाद अब परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप अपने आप को तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।